Hello everyone, welcome to Forensic Educator. Today we have with us Dr. Shruti Gupta ma'am, HOD and Associate Professor at IRT, Faridabad, with over 16 years of experience in teaching and research. We'll be discussing forensic science as a career and the opportunities available at IRT. Thank you so much ma'am for joining. मोस्ट वेलकम एंड इट्स ऑलवेज बीइंग अ प्लेजर अगर बच्चों की जो भी कंसर्न्स एंड क्वेरीज हैं आई गेस अ टीचर इज देयर टू एड्रेस देम ऑल. Thank you ma'am. So ma'am, our first question is that what is forensic science actually and why should a student consider it as a career option? Because many of the people have not heard this term before, so they think कि it has no scope, no future. Okay. So I guess Ishani, in this you have shooted three questions altogether. First of all, I'll take the first question as one. कि what is forensic? See, forensic comes with dilemmas, confusions भी आते हैं forensic science में. Reason ये है कि हम एक reality होती है और एक होती है real, right? So the way we portray forensic science in terms of the movies, web series, कई लोग उससे कोरिलेट करते हैं कि forensic science शायद ऐसा कुछ है. मैं कहूँगी दिस जस्ट अ स्मॉल एडवर्टाइजमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस. फोरेंसिक साइंस एक बहुत ही वास्ट फील्ड है और इस वास्ट फील्ड में स्पेशलाइजेशन या अगर आप कहें नॉलेज किसकी रिक्वायरमेंट है, इट्स द प्योर साइंस. इट्स अ सब्जेक्ट जब आप साइंस की नॉलेज को जो उसमें एविडेंसेस मिल रहे हैं उनके फॉर्म्स के हिसाब से एग्जामिनेशन करें. एग्जामिनेशन करने के बाद आप कोई एक कंक्लूजन दे पाए कि जिससे आप एंटिसिपेट कर रहे हैं या जो आपके सस्पेक्ट लिस्ट में है उनमें से क्वेश्चन सैंपल जो क्राइम सीन से मिला है वो किससे मैच कर रहा है ताकि हम कल्प्रिट तक पहुंच सके. तो ये जो सारा प्रोसीजर है जिसमें कि एविडेंस के एग्जामिनेशन की बात आती है, दैट इज व्हाट फोरेंसिक इज ऑल अबाउट. अब मैं एक और चीज इसमें डिस्क्राइब करना चाहूंगी. मैं बहुत के बताती हूँ कि फोरेंसिक को ना अगर आप थ्री फेजेस में डिवाइड कर लें तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे व्हाट इज फोरेंसिक. फर्स्ट फेज आता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का. हम बेसिकली ये सोचते हैं कि क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन मतलब पुलिस ऑफिशियल से उनकी टीम जाएगी. बिल्कुल सही है. बट अब गवर्नमेंट के नए रूल्स और नए लॉज के अकॉर्डिंग 7 साल या 7 साल से ज्यादा की जितनी भी हीनियस क्राइम्स हैं उस केसेस में फोरेंसिक एक्सपर्ट की और फोरेंसिक रिपोर्ट की मैंडेटरी जरूरत है. तो इन दैट केस जितनी भी क्राइम सीन्स होते हैं चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, इट्स द विल ऑफ द पुलिस टू टेक फोरेंसिक एक्सपर्ट अलोंग विद हिम सो दैट जिस टाइम पे वो इन्वेस्टिगेशन करें, एक क्राइम सीन में पहुंचे, फोटोग्राफी करें, स्केचिंग करें, सर्चिंग करें, एविडेंस को कलेक्ट करें, उनकी अपनी अपनी जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से करें. ऐसा ना हो कि वो बेर हैंडेड करें ताकि वो अपने ही एविडेंसेस क्राइम सीन में छोड़ के जाए. एक बहुत छोटी सी चीज है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भी है. कॉन्टेमिनेशन और मैनिपुलेशन से हम एविडेंसेस को जितना बचा पाएंगे उतनी अच्छी तरह से हम प्रोक्योरमेंट करेंगे. तो फोरेंसिक में भी हम स्टूडेंट्स को ये प्रोसीजर्स, ये मेथोडोलॉजी प्रोसेसिंग ऑफ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म में पढ़ाते हैं. तो दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ फोरेंसिक साइंस कि आप क्राइम सीन में जाएं, उसको अच्छे से समझें, एक प्रोबेबल स्टोरी लाइन पे पहुंचे, सस्पेक्ट लिस्ट रेडी करें, आप एविडेंसेस को ढंग से प्रोक्योर करें और फिर एग्जामिनेशन के लिए लैब में भेज पाएं. ये वाला सारा प्रोसीजर हो गया हमारा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आता है जिसमें कि हम उन्हीं एविडेंसेस को एग्जामिनेशन करते हैं. बहुत ही फनी चीज है कि हम जब किसी सीरियल में किसी मूवी में देखते हैं तो एक लैब दिखाई जाती है, उस एक लैब के अंदर सारे एविडेंसेस को एग्जामिनेशन कर दिया जाता है. वो गलत है क्योंकि फोरेंसिक ही कहता है कि भाई आप जिसके एक्सपर्ट हैं, आप जिस एरिया में स्पेशलाइज हैं, उसी एविडेंस को आप एग्जामिनेशन करें तो बेहतर रहेगा. तो फोरेंसिक में इसी तरह से हमारे पास अलग अलग लैब का फॉर्मेशन हुआ. फोरेंसिक साइंस मतलब फोरेंसिक के अंदर फिंगरप्रिंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स भी आएगा, फोटोग्राफी भी आएगा, साइकोलॉजिकल डिवीजन भी आएगा, साइबर फोरेंसिक साइंस डिवीजन भी आएगा, बैलिस्टिक्स भी, केमिकल और केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी डिवीजन भी आएगा, बायो सिरो भी आएगा, वॉइस एंड ऑडियो आइडेंटिफिकेशन भी आएगा. इसी तरह से हर एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में हर एक स्पेशलाइज्ड लैब होना जरूरी है. उस लैब में उसी चीज को एग्जामिनेशन करने वाला एक एक्सपर्ट भी होना जरूरी है. इसीलिए जब भी बच्चे फोरेंसिक साइंस पढ़ते हैं तो बच्चे इन सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं ताकि अपनी स्पेशलाइज या अपनी प्रेफरेबल फील्ड पे वो ऑप्ट कर सके और उसके हिसाब से अपनी स्पेशलाइजेशन कर सके. तो ये सेकेंड फेज हो गया. थर्ड, यूजुअली टीचर्स बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम बताया भी जाता है.
ये तीसरा फेज होता है जब हम एज एन एक्सपर्ट जो रिपोर्ट हमने अपनी सबमिट करी है कोर्ट के लिए, उसी रिपोर्ट को जस्टिफाई करने के लिए हमें एक्सपर्ट टेस्टिमनी के लिए कोर्ट में बुलाया जाए। ये वो फुल फेज होता है जो एक्चुअल में कोर्ट को एक डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। तो इस डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन चीफ से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि आप जाएंगे, आप अपने बारे में अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। दूसरा फेज आता है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन का, दैट मीन्स अपोनेंट पार्टी आपसे आपकी रिपोर्ट के बारे में कुछ भी पूछ सकती है। उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में भी, आपकी नॉलेज के बारे में भी, आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी क्वेश्चन कर सकती है। तो आपकी चॉइस है कि आप उस क्वेश्चन को लेते हैं, हाँ या ना में जवाब देते हैं या डिस्क्रिप्टिव आंसर देते हैं। पॉसिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि एक्सपर्ट जब आंसर दे तो अपनी रिपोर्ट के फैक्ट्स पे ही स्टिक करके जवाब दे। अगर रिपोर्ट के अलावा एक्सपर्ट ने कुछ और एक्सप्रेस कर दिया कोर्ट में, तो उस केस में अपोनेंट पार्टी का फायदा हो रहा है उस बात को सुन के, या उसकी अपनी पार्टी का फायदा हो रहा है। इस चीज को री एग्जामिनेशन बोलते हैं कि वो कोर्ट को कहेंगे कि सर, हमारे एक्सपर्ट्स ने कुछ ऐसी चीजें भी बताई हैं जो हमारे केस को सपोर्ट करती है, तो हमें री एग्जामिनेशन करने का अलाउ किया जाए। तो ये जो 3 फेजेस होते हैं जिसमें क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस, देन एक्सपर्ट टेस्टिमनी इन द कोर्ट। सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि इसका स्कोप क्या है? आई गेस आप ये जानना चाहते हैं, या पहले मैं ये आपको ये बताऊं कि सीटीएम आईआईटी आपको कैसे सपोर्ट कर सकता है उस स्कोप को हासिल करने के लिए? वॉट एवर यस यू मैम। हम आईआईटी बता दीजिए। ओके। सबसे पहले मैं अगर आईआईटी के बारे में बात करती हूँ, तो आईआईटी के भी बारे में सेम वही चीज जो फोरेंसिक के बारे में है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन है, ये फोरेंसिक से लिंक्ड कैसे है। मैं आपको बताती हूँ फोरेंसिक से लिंक कैसे है। ये ऑर्गेनाइजेशन को 3 डिकेड्स हो गए, 34 इयर्स पुराना ऑर्गेनाइजेशन है ये पाइनियर है जो ग्लोबल रोड सेफ्टी फोरम को, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां पे साउथ ईस्ट एशिया को रिप्रेजेंट करता है। यूनाइटेड नेशन इनिशिएटिव लिया कि भाई रोड पे इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं एज एन सिटीजन, हम क्या करते हैं एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल? क्या हमें ये नहीं पता होना चाहिए कि रोड्स के लिए सेफ्टी कितनी जरूरी है? क्या हमें रूल्स एंड रेगुलेशन से हम वाकिफ हैं? अगर वाकिफ है तो एनफोर्समेंट एजेंसी जो इसको चेक करती है कि रूल्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है। और गॉड फॉरबिडन कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या हम उसको इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं सही से या नहीं कर रहे हैं? तो जहां इन्वेस्टिगेशन की बात आती है वहां पे फोरेंसिक साइंस की बात आती है। तो मैं कहूंगी आईआरटी इज हाईली स्पेशलाइज्ड इन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। और मेरे ख्याल से इंडिया का कोई भी हाई प्रोफाइल केस नहीं होगा जहां पे कोई एक्सीडेंट हुआ हो और आईआरटी को पुलिस की तरफ से इन्वॉल्व ना किया गया हो। अभी रिसेंटली जो हमारा अजमेर जयपुर एक्सप्रेसवे था जहां वो इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था, वी आर द ऑर्गेनाइजेशन हु हैज डन द इन्वेस्टिगेशन देयर इटसेल्फ। कई गुड़गांव के बहुत सारे केसेस है जहां पे ऑलरेडी हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर स्टैब्लिश्ड है। ऑल ओवर इंडिया में कई जगह हम अपना इंजीनियरिंग सेंटर स्टैब्लिश कर रहे हैं। आईआरटी के अंदर कॉलेज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट में 6 डिपार्टमेंट्स हैं। उन 6 डिपार्टमेंट्स में से डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस एक है जिसकी हाई स्पेशलाइजेशन में इन्वेस्टिगेशन है, राइट? और ये डिपार्टमेंट अब क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आई एम हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस हियर। यहाँ पे हमारी जो फैकल्टीज हैं, दे आर बीइंग स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन डोमेन। सबसे इंपॉर्टेंट फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट को पढ़ने का कंसर्न ही ये होता है कि ये प्रोफेशनल डिग्री है। प्रोफेशनल डिग्री का मतलब ये होता है कि ये कोई बीएससी लाइफ साइंस की डिग्री नहीं है जिसमें कि आप पढ़ने के बाद डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करियर ऑप्ट करना है। जब आप बीएससी फोरेंसिक साइंस ऑप्ट करते हैं, आप अपना तभी डिसाइड कर देते हैं कि आपको फोरेंसिक एक्सपर्ट बनना है। तो प्रोफेशनल डिग्री में आपकी ग्रूमिंग भी प्रोफेशनली होनी चाहिए। वो क्लासरूम टीचिंग से नहीं होगी, वो तब होगी जब आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट तो कराए ही जाएंगे, उसके साथ साथ उस थ्योरी का एप्लीकेशन लैब में किस तरह से होगा ये भी बताया जाएगा। तो मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि फोरेंसिक वो फील्ड है जहाँ पे 40% थ्योरी रहेगी और 60% लैब वर्क होना चाहिए, ताकि बच्चा जो कॉन्सेप्ट पढ़े उनको अप्लाई करना भी सीखे, चाहे वो किसी प्राइवेट लैब में जाके अप्लाई करे, चाहे वो फ्रीलांस एक्सपर्ट बन के अप्लाई करे, चाहे वो गवर्नमेंट लैब में जाके अप्लाई करे। अल्टीमेटली काम उसे यही करना है कि एविडेंस को एग्जामिनेशन लैब में करना कैसे ये आना चाहिए। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम बच्चों को यही चीज देते हैं। हम बच्चों को उनकी थ्योरी में जितना साउंड करते हैं
वो तो करना हमारा पूरा बेसिक इम्पोर्टेंट फैक्ट है ही। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि वो चीज बच्चे प्रैक्टिकल करने में भी अप्लाई करना उन्हें आए और वो बहुत ही हैसल फ्री स्मूथली किसी भी एविडेंस को एग्जामिन कर सके। तो यहाँ पे हम एक इस तरह की ब्लेंडिंग देते हैं जिसमें बच्चा सिर्फ थ्योरी ही ना पढ़े, वो प्रैक्टिकल भी करे, और अगर वो प्रैक्टिकल कर रहा है और इतनी साउंड तरीके से कर रहा है तो एक्सपर्ट टेस्टिमनी देने में भी उसका हाथ कोई भी ना रोक पाए। तो हम यहाँ पे मूड कोर्ट को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं। हम अपनी मूड कोर्ट को जब भी मूड कोर्ट प्रेजेंटेशन बच्चे देते हैं तो बच्चे मूड कोर्ट प्रेजेंटेशन किसी असाइनमेंट के फॉर्म में नहीं देते। जुडिशरी पीपल जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, हम अपने बच्चों को उनके सामने केस की प्रेजेंटेशन कराते हैं। हमारे बच्चों का भी मॉरल कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और जुडिशरी भी हमारे स्टूडेंट से कुछ सीख के जाती है। तो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ सीटीएम आईआईटी। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आती हूँ निशानी। आई गेस आपका सेकंड वाला चीज क्लियर है, या अभी भी अगर आपको सीटीएम आईआईटी का कोई क्वेश्चन पूछना है देन यू कैन आस्क मी। मैम आईआईटी के रिलेटेड वहाँ पे कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और स्पेशली फोरेंसिक साइंस फील्ड में कौन से कोर्सेज हैं? ईशानी, जब हम बात करते हैं आईआईटी की, हम एक्चुअली यहाँ पे फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स करते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हुए, आईपीएस ऑफिसर्स हुए, आईएएस हुए, इंजीनियर्स हुए, जुडिशरी के लोग हुए, रोड ट्रैफिक ऑफिसर्स हुए, वो यहाँ ट्रेनिंग्स के लिए आते हैं। उनकी 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन जितनी भी ट्रेनिंग उनकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हमें एंगेज किया, चाहे वो एमएचए की तरफ से हो, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक तरफ से हो, डीपीआरएनडी की तरफ से हो, अकॉर्डिंगली हम उस ट्रेनिंग को पूरा शेड्यूल करते हैं। So in short, this organization has 2 academic degrees, BSc, MSc and forensic science, जो कि हमारा एनएफएसयू से एफिलिएटेड है। अब बात आती है कि हम इन डिग्रीज में पढ़ाते क्या हैं और किन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी बीएससी एमएससी की। बीएससी एमएससी में बच्चा 3 साल फुल फ्लेजेडली फोरेंसिक के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है। अपनी 7th सेमेस्टर में वो अपना स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करता है। स्पेशलाइजेशन में भी हमारे पास 6 डोमेन्स हैं। सबसे पहले क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स एंड फिंगरप्रिंट, साइबर फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक केमिस्ट्री एंड टॉक्सिकोलॉजी एंड फोरेंसिक फिजिक्स एंड बैलिस्टिक्स। ये 6 स्पेशलाइजेशन में से बच्चे अपने चॉइस का एक स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करता है। 7th सेमेस्टर से लेके वो अपने 10th सेमेस्टर तक 2 साल फुल फ्लेजेडली वो अपनी स्पेशलाइजेशन के ऊपर ध्यान देगा, अपना डेजर्टेशन वर्क करेगा, अपनी इंटर्नशिप्स करेगा, अपनी अटैचमेंट्स करेगा, ग्रूम होगा ताकि वो फील्ड के लिए रेडी रहे और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर जाएगा दैट स्टूडेंट विल बी अ ब्लेसिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह से एमएससी फोरेंसिक साइंस की बात करें, एमएससी फोरेंसिक साइंस में भी फर्स्ट ईयर ओवरऑल वो सारे सब्जेक्ट पढ़ता है जो फोरेंसिक के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अपने 3rd सेमेस्टर में या 2nd ईयर में वो अपनी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करता है। यहाँ पे भी इसको यही 6 स्पेशलाइजेशन ऑफर होती है। इनमें से वो अपनी पसंदीदा स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करेगा। 2 सेमेस्टर्स वो वही स्पेशलाइजेशन पढ़ेगा भी और अपना डेजर्टेशन वर्क भी करेगा। तो इन शॉर्ट जो कुरिकुलम एनएफएसयू की तरफ से डिजाइन है, मैं कहूंगी वो एक बहुत एप्रोप्रिएटली एंड बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द लैब्स डिजाइन है कि बच्चा ना सिर्फ फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट को समझे, वो अपनी चूजन फील्ड में एक्सेल कर सके, ताकि उसको ये भी पता चले कि उस फील्ड के मेन कॉन्सेप्ट क्या है और प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी उसको पता चले। रिसर्च करेगा तो वो एक एरिया पे अपना कमांड भी हासिल करेगा। So this is what all about the academics in IIT. I hope it is clear now, Ishani. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, what is the admission process for these courses? I'll let you know with that. The admission courses for these courses यहाँ पे IIT में भी और NFSU campuses में किसी और affiliated organization में भी centralized भी है। एग्जाम कंडक्ट करता है एनफेक्ट का। एनफेक्ट के एग्जाम में आप अपेयर होते हैं, आपने जिस तरह से परफॉर्म किया होता है उसकी एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके हिसाब से काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो वही सेम प्रोसेस हमारे यहाँ का भी है। वी आर पार्ट ऑफ द काउंसलिंग विच इज अ ऑनगोइंग काउंसलिंग राइट नाउ। और उस काउंसलिंग में जब भी किसी बच्चे को उसके मेरिट के नंबर से कॉल आउट किया जाएगा, बच्चा एनएफएसयू कैंपस भी ऑप्ट कर सकता है और वो सीटीएम आईआईटी भी ऑप्ट कर सकता है। दोनों में से उसकी जो चॉइस होगी वो ऑप्ट करेगा। जैसे ही वो ऑप्ट करेगा हम भी उस बच्चे से कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव उस काउंसलिंग का पार्ट है। बच्चा चाहे तो वहां पे भी क्वेरीज कर सकता है, बच्चा चाहे तो वहां पे अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स को भी छोड़ सकता है। हम वहां से उस बच्चे को कॉन्टेक्ट करके उसको पूरा गाइड करते हैं। सबसे पहले वो अपना एडमिशन फॉर्म भेजेगा, एडमिशन फॉर्म के साथ वो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा ताकि हम उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर सकें।
हम उसको एक टाइम फ्रेम देंगे, उस टाइम फ्रेम में वो अपना फी सबमिट करेगा और फी सबमिशन के बाद हम उसको एक परमानेंट एडमिशन लेटर देंगे एट द टाइम जब वो ओरिएंटेशन के लिए आएगा। ये सारी प्रोसेस में जो बच्चा एनएफएसयू की काउंसलिंग के थ्रू सीटीएम आईआईटी को ऑप्ट करेगा, उस बच्चे को हम उसी टाइम पे प्रोविजनल ऑफर लेटर भी भेजते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु आर बीइंग अप्लाइंग हियर, क्योंकि बच्चे सीटीएम आईआईटी को ही डायरेक्टली ऑप्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमें अप्रोच करें बाय मेल्स बाय कॉल, उन बच्चों को भी बताऊं, आप सबके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप सबको भी हम एडमिशन दे सकते हैं सब्जेक्ट टू आवर सीट्स, क्योंकि वो भी लिमिटेड है। वी हैव 40 सीट्स इन एमएससी बीएससी, वी हैव 40 सीट्स इन एमएससी फोरेंसिक साइंस एज वेल। उस केस में कैटेगरी वाइज सेग्रीगेशन है। जनरल के लिए हमारे पास 15 सीट्स हैं, फिर उसके बाद हमारी ओबीसी आता है 10 सीट्स हैं, फिर हमारा ईडब्ल्यूएस आता है जिसमें 4 सीट्स हैं, एससी में 6 सीट्स हैं, एसटी में 2 सीट्स हैं, उसके बाद सीडब्ल्यू में 2 है। इस तरह से देखा जाए तो जो सेग्रीगेशन होता है सीट्स का, वो इन टोटल 40 सीट्स का होता है। 40 के साथ साथ 6 फॉरेन नेशनल्स की भी सीट्स इसमें एडेड होती है। तो इन टोटल देखा जाए तो 46 सीट्स होती है। हम उसको 40 लेके चलते हैं बिकॉज हम इंडियन स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और वो ऑप्ट करें, राइट। तो ये प्रोसीजर रहेगा। अगर कोई भी क्वेरीज है तो ईशानी, आई कैन डू वन थिंग फॉर यू, मैं आपको admissions@irt.com पे आप मेल भी कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एज वेल, सो दैट अगर इफ इन केस किसी बच्चे को कोई क्वेरी है और कुछ और इसके अलावा भी जानना चाहता है, इवन वो कॉलेज विजिट करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू सी आर फुल फ्लेजेड लैब्स, टू सी आर कैंपस, टू मीट आर फैकल्टीज एंड एवरीथिंग। It will be 9 to 5 p.m. Even on the Saturdays, alternate Saturdays, we are working first, third, and fifth Saturday of the month. So today is a working day for me. So if in case the person really wanted to come and meet us on Saturday, तो फर्स्ट, थर्ड या फिफ्थ में भी आके बच्चा यहाँ पे विजिट कर सकता है। Okay, ma'am. Ma'am, what kind of hostel and campus facilities are available for students? वेल जब जहां तक बात आती है कैंपस फैसिलिटी या हॉस्टल फैसिलिटीज विद इन द कैंपस की, ईशानी वी डोंट हैव हॉस्टल्स हियर इन द कैंपस। रीजन ये है बिकॉज यहाँ पे हमारा जो मेजर पोर्शन है दैट इज 80% ऑफ द पोर्शन इज बीइंग रूल्ड बाय द ट्रेनिंग प्रोग्राम वेयर द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर बीइंग कमिंग एंड दे डोंट प्रेफर स्टेइंग इन हॉस्टल। तो अभी तक कभी वो नीड नहीं लगी कि हॉस्टल होना चाहिए, पर अब जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं और वो अपनी रिक्वेस्ट करते हैं, तो मे बी इन द कमिंग टाइम वी विल बी हैविंग आवर हॉस्टल। पर एट द मोमेंट ऑफ टाइम हमने एक रिकमेंडेशन लिस्ट बनाई है जिसमें हम यहाँ पे आसपास एरियाज में, यहाँ बहुत सारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं जो कि 10 से 15 से 20 मिनट की दूरी पे हैं, और वहां पे बच्चे इजीली अपने हॉस्टल्स ऑप्ट कर सकते हैं, पीजीज ऑप्ट कर सकते हैं, फ्लैट्स ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के मिस्टर मनोज हैं, ही पर्सनली विजिटेड टू सर्टेन एरियाज जो हमें सेफ और सिक्योर लगे। उन पीजीज की, उन हॉस्टल्स की हमने एक लिस्ट बनाई है, और जब भी हमारे पास कोई भी बच्चा एडमिशन के लिए आता है, हम उसको रिकमेंडेशन लिस्ट देते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को उसी मेज से ही ऑप्ट करना है, बच्चा अपने हिसाब से भी ऑप्ट कर सकता है। उस लिस्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने पर्सनली विजिट करके सेफ्टी इंश्योर करी कि ये एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस है। सो दैट इज हाउ स्टूडेंट्स ऑप्ट। बाकी हमारे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं अभी, उनके साथ भी बच्चे इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली भी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हॉस्टल्स भले कैंपस के अंदर ना हो, बट वी प्रोवाइड द बस फैसिलिटी टू द स्टूडेंट सो दैट इट विल बी रियली इजी। स्टूडेंट्स मॉर्निंग में जब आएंगे और शाम को जब जाएंगे तो उसमें वो बस फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। Okay, ma'am. And ma'am, does IT provide any scholarship opportunities for students? Well, when it comes to the sole core scholarship in the IRT, I'll say no, we don't have such scholarship programs here. बट बच्चे जितनी भी नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट हो, सेंट्रल हो, हर उस स्कॉलरशिप के लिए बच्चा अप्लाई कर सकता है, बिकॉज आईआरटी अलॉन्ग विद एनएफएससी इज अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चे के डॉक्यूमेंट स्क्रूटनाइज होते हैं, हम यहाँ से अप्रूव करेंगे, यूनिवर्सिटी अप्रूव करेगी, एंड डेफिनेटली द स्टूडेंट कैन गेट दी स्कॉलरशिप ऑफ एनी, इंडिया की जितनी भी इंडिया में स्कॉलरशिप रन हो रही है, बच्चा उसमें अप्लाई कर सकता है। Okay, ma'am. And ma'am, any placement ये after बहुत ही graduating? इम्पोर्टेंट चीज बोली है ईशानी, और मुझे लगता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लेसमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। यहाँ Yes, पे ma'am. एक बहुत सीधी सी और बहुत ही ऑनेस्ट बात कहती हूँ, हम अपने बच्चे प्लेसमेंट नहीं देते। रीजन ये है कि हम प्लेसमेंट बच्चे को प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, क्योंकि जब आप बच्चे को इस तरह से ग्रूम करते हैं कि बच्चा अपना प्लेसमेंट खुद अर्न करे अपनी स्किल से,
बच्चा आपसे आगे बढ़ता है और जहां पे वो 10 जगह इंटरव्यूज देता है, वो 10 जगह क्रैक करेगा और 10 जगहों के हिसाब से अपनी चॉइस बेस्ड वो ऑप्शन ऑप्ट करेगा। अनडाउटली वी हैव अ प्लेसमेंट सेल। टाइम टू टाइम हमारी जो फैकल्टीज हैं वो बच्चों को ग्रूम करते हैं, बच्चों को बता दें कि उनको अपना सीवीज कैसे बनाना है। हमारे यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो इन कैंपस भी आते हैं इंटरव्यूज के लिए, ऑफ कैंपस हमारे बच्चे जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, इंटरव्यूज देने के लिए। पर हाँ, मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन ने ये सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे को स्किलफुल बनाए, बच्चा आप पे डिपेंडेंट ना रहे, बच्चा इंडिपेंडेंट हो, बच्चा ऐसा हो कि वो कहीं पे भी खुद से भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो वो इंटरव्यू को क्रैक करे। तो हम यहाँ पे बच्चों को ग्रूम और स्किलफुल बनाते हैं, दैट्स व्हाट आई सेड, सो दैट द स्टूडेंट कैन अर्न हिज और हर प्लेसमेंट बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। Yes, ma'am. Ma'am, what advice would you give to students who are planning to take admission but still unsure? Well, I'll say one thing. See, when it comes for forensic science, आपका पैशन होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड है कि आपको फोरेंसिक साइंस करना ही है, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस चीज को नहीं कन्विंस हो रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, तो उस केस में पेरेंट्स को कोई मूवी या सीरीज मत दिखाइए। जिस इंस्टीट्यूट में आप चाहते हैं एडमिशन हो, उस इंस्टीट्यूट का विजिट कराइए। वहां पे फैकल्टीज उनको क्लैरिटी देंगे। अगर आप हमारे यहाँ पे भी जितने पेरेंट्स आते हैं, हम उन्हें क्लैरिटी देते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि फोरेंसिक साइंस वो चीज नहीं है सर, जो कि लोग एक मिथ बांध के चलते हैं कि भाई इसमें प्लेसमेंट एरियाज कम है, ये इसमें स्कोप बहुत कम है। ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है। कौन कहता है कि फोरेंसिक साइंस में स्कोप नहीं है? मैं कहती हूँ आप एक न्यूज़पेपर उठाइए, न्यूज़पेपर में आपको 80% जो न्यूज़ होंगी वो क्राइम से रिलेटेड मिलती है। तो आप क्या बात करते हैं कि फोरेंसिक का स्कोप नहीं है? हर एक एरिया में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को लिया जाता है। अगर आप फोरेंसिक एक्सपर्ट को इस टर्म से ढूंढेंगे, इस टर्म से कोई जॉब सर्च करेंगे, शायद आपको ना मिले। फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर्स, forensic analysts, the terminology can change, but forensic experts are being hired all over India, वर्ल्ड, इन द डिफरेंट डोमेन जहां पे भी उनकी स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो ऑडिटिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो अकाउंटिंग के फॉर्म में हो, साइबर के फॉर्म में हो, एवरीवेयर द स्कोप इज देयर। तो जिनको डिलेमा है फोरेंसिक के लिंक, अगर बच्चों को डिलेमा है तो मैं कहूंगी पहले बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आप फोरेंसिक करना चाहते हैं। या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी इंस्टीट्यूशन में जाके बात करिए, या आप मुझे कॉल कर लीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप सीटीएम आईआईटी में एडमिशन लीजिए, पर मैं आपको फोरेंसिक के बारे में क्लैरिटी जरूर दे दूंगी कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो आप अपना पूरा अच्छे से ग्रूम करने के बाद में फोरेंसिक को ऑप्ट करें, बिकॉज ये प्रोफेशनल डिग्री है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी बच्चे को कि अपना 1 या 2 साल में वो अपना इंटरेस्ट लूज करे। मैंने ये देखा है कि बच्चा ऐसा है जिसने फोरेंसिक ऑप्ट किया है और वो उसमें एक्सेल करता है, क्योंकि जब आप फोरेंसिक ऑप्ट करते हैं आप पहले से ही यूनिक है, इसीलिए आपने फोरेंसिक साइंस ऑप्ट किया है। Okay, ma'am. Ma'am, as you are a handwriting signature and fingerprint expert, could you please tell us about this field? Why not? This is my favorite domain, जिसमें handwriting and question documents along with fingerprint science is my specialized domain area। और ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है, इसलिए नहीं बिकॉज ये मेरी स्पेशलाइजेशन, इसलिए मैं तारीफ कर रही हूँ। मैं ये मान के चलती हूँ कि वो साइंस, ये वो एक्सपर्टीज है जिसमें कि जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप उसको ऑब्जर्वेट करके, खुद ऑब्जर्वेशन करके ही कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ये वो साइंस नहीं जिसमें कि आपने एक्सपेरिमेंटेशन किया कि भाई ये रिएजेंट चाहिए होंगे, ये केमिकल्स चाहिए होंगे, इनको मिलाएंगे, सैंपल को डालेंगे, एक रेड कलर का अगर रिजल्ट आता है तो ये आपको ये वाली चीज वो बता देता है। इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ साइंस। चाहे वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स हो, इट्स ऑल अबाउट हाउ वेल यू आर ऑब्जर्विंग हैंड राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जहां तक फिंगरप्रिंट की बात आती है, सेम गोज फॉर दैट एज वेल। दोनों ही साइंस, फिंगरप्रिंट को हम कहते हैं इट्स अ फ्लॉलेस एविडेंस, 100% एक्सेप्टेबल इन दी कोर्ट ऑफ लॉ। कोई भी एविडेंस फिंगरप्रिंट के अलावा 100% कोर्ट में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रखता, फिंगरप्रिंट रखता है। रीजन ये होता है कि फिंगरप्रिंट्स में अपने ऐसे पैटर्न्स हैं, अपनी इस तरह के फॉर्मेशन हैं जिसमें दो इंडिविजुअल्स जो हैं कभी भी एक जैसे फिंगरप्रिंट्स पजेस नहीं कर सकते, इवन अगर वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी हो तो। ईशानी, अगर आप चाहेंगे तो मोनो और हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस को भी मैं डिफाइन कर सकती हूँ ताकि और क्लैरिटी रहे। यू वांट मी टू Yes, ma'am. प्रोसीड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके।
सी व्हेन इट कम्स फॉर ट्विंस, ट्विंस का मतलब होता है जो एक ही टाइम पे एक के दो पार्ट्स में करके एंड द फॉर्मेशन इज बीइंग फॉर्म्ड, फर्टिलाइजेशन इस तरह से होता है। तो इन दैट केस जब एक ट्विंस आइडेंटिकली सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जब जो ट्विंस होते हैं जो एक ही वक्त में बर्थ उनका एक ही ड्यूरेशन में है, बट वो एक जैसे ना दिख के अलग अलग दिखते हैं, पर टाइमिंग सेम रहेगी, सेम डेट रहेगा, दैट मीन दे आर दी हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं जिनकी शक्लें, फिजिक, फिजिकल स्ट्रक्चर, इवन बात करने का तरीका, फेस कट, एवरीथिंग इज सिमिलर, उस केस में हम कहते हैं कई बार हमें पेरेंट्स से ही पूछना पड़ता है कि इन दोनों में से हु इज हु। So in that situation as well, even their fingerprints can differentiate between the two. मोनोजाइगोटिक ट्विंस में भले ही सारी सिमिलरिटीज हो, पर फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते। इवन अगर मैं अपने हाथ की भी बात करूंगी, अगर मेरी थंब में पैटर्न है, वो मेरी किसी भी हाथ के पैटर्न से मैच नहीं करेगा। तो ये जो यूनिकनेस है, इंडिविजुअलिटी है, यही फिंगरप्रिंट्स को यूनिक बनाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप क्राइम सीन में जाएं तो प्लीज मेक श्योर यू वेयर ग्लव्स, क्योंकि आप अगर अपने फिंगरप्रिंट्स वहां डाल देंगे तो एक 100% एडमिसिबल एविडेंस को आप खराब कर देंगे, राइट। तो फिंगरप्रिंट एक ऐसी साइंस है जिसमें आप ऑब्जर्व करेंगे, आप पैटर्न लर्न करते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन पैटर्न को एक स्टैंडर्ड पैटर्न के साथ में चेक करके अगर वो आठ से ज्यादा सिमिलरिटीज उसमें आती है इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक की, तो हम इंडिया में बोलते हैं कि हम एक कंक्लूसिव ओपिनियन देते हैं। तो फिंगरप्रिंट साइंस की मैं बात करूं, मैं हैंडराइटिंग की बात करूं, जिसमें सिग्नेचर्स के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि भाई ये सिग्नेचर फॉर्ज्ड है, ये सिग्नेचर डिस्गाइज है, ये जेन्युइन सिग्नेचर है, ये फोटो कॉपीज के ऊपर आप ओपिनियन देते हैं जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकली मेड डॉक्यूमेंट, चाहे वो जेरोक्स हो या टाइपराइटर से बने हुए हो, चाहे आप प्रिंट आउट की बात करते हैं। इन डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन भी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में एक और कैटेगरी आती है जिनको हम कहते हैं सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हमारी इंडिविजुअलिटी को, हमारी नेशनैलिटी को और हमारे फाइनेंशियल स्टेटस को सिक्योर करे, वो हमारे लिए होते हैं सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स जिनसे बने होते हैं वो होते हैं सिक्योरिटी फीचर। तो अगर कोई भी पर्सन अपना एक नकली आधार कार्ड बनाएगा तो उस नकली आधार कार्ड में जो सिक्योरिटी फीचर्स ओरिजिनल आधार कार्ड में होने चाहिए, नकली में वो मिसिंग रहेंगे। इसी चीज को एग्जामिनेशन जब आप करके बताते हैं कि सही है और ये गलत है, उसी चीज को आप कहते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर। दूसरी चीज इसके साथ ये भी आती है कि अब हम ये सोचते हैं कि भाई क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और फिंगरप्रिंट ऐसा क्या यूनिक चीज है जो मैम कह रहे हैं कि उनका फेवरेट है और बहुत अच्छा स्ट्रीम है। रीजन ये होता है कि ये स्ट्रीम आपको बाउंड नहीं करता कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्किल है, आपने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट फिंगरप्रिंट सीखा है और समझा है, तो यू कैन बी योर ओन एंटरप्रेन्योर। आप खुद फ्रीलांस एक्सपर्ट बनिए और यू कैन प्रोवाइड योर ओपिनियंस टू द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 45 ये कहता है कि यू आर एलिजिबल इफ यू आर हैविंग अ साउंड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। आपकी रिपोर्ट कोर्ट में वैलिड है, आपको किसी का कोई ठप्पे की जरूरत नहीं है, आपको कोई सर्टिफिकेट अलग से किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको किसी पर्सन के स्टेटमेंट की जरूरत नहीं कि आप एक्सपर्ट हैं जो कोर्ट में जा सकते हैं। अगर आप Thank you so much, ma'am. Ma'am, could you please share some cases where you were involved as forensic expert? यस, देयर वर मेनी केसेस। एक्चुअली मैं ये कहूंगी कि कई सारे केसेस में तो मेरी सीवी से भी इंटरव्यूज आए हैं, चाहे मैं वो सुनंदा पुष्कर की बात करूं, मैं सुशांत सिंह के सुसाइड नोट का जो था उसके बारे में हम बात करें, हम सुशांत सिंह का जो पूरा केस रहा है, जिया खान के केस की बात करें हम, राइट, शीना बोरा केस की हम बात करें, देयर वर सर्टेन काइंड ऑफ ब्लास्ट केसेस एज वेल, तो हम उनकी बात करें, तो ये सारे लाइन लाइटेड केस हैं जहां पे डेफिनेटली आई वाज इन्वॉल्व एंड समवेयर आई हैव प्रोवाइडेड माय एक्सपर्ट बाइट इन दी टीवी चैनल्स एज वेल। तो मैं यही कहूंगी कि जहां पे भी हैंडराइटिंग या फिंगरप्रिंट्स की बात आती है, इन केसेस में अभी भी इट्स बीन 15-16 years आई एम प्रोवाइडिंग माय ओपिनियंस फॉर द कोर्ट ऑफ लॉ। मैं एज एन प्रोफेसर भी हूँ और मैं फ्रीलांस एक्सपर्ट भी हूँ जहां पे मैं अपनी ओपिनियंस कोर्ट को देती हूँ, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स में भी और फिंगरप्रिंट साइंस में भी। डिस्कशन हो रहा था, एक कंसर्न आया था कि मैम लोग कहते हैं कि फोरेंसिक साइंस में स्कोप कम है, तो मैं यहाँ पे दोबारा वो चीज कोट करना चाहूंगी कि ये वही लोग कहते हैं जो इनसिक्योर होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद आज वो जिस पोजीशन में है, कल को हमारी पोजीशन तो ये एक्सपर्ट जो हमारे यंग माइंड्स हैं, ये तो हमसे बेहतर है, इनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है, ये नई चीज को एक्सेप्ट करना भी जानते हैं, नए एक्सपेरिमेंटेशन करना भी जानते हैं, तो ये तो हमसे ज्यादा अच्छे हुए। तो प्लीज मेक श्योर
किसी की भी डीमोरलाइजेशन वाली बातों में, जो आपको डीमोटिवेट करे, ऐसी बातों में कभी नहीं आना है। फोरेंसिक इकलौती ऐसी स्ट्रीम है जिसमें अबंडेंट स्कोप है। एवरी डोमेन, एवरी एरिया नीड्स एन एक्सपर्ट, नीड्स अ फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट। आपको अपनी जगह खुद बनानी है। इस तरह से अगर आप सोच के चलेंगे के, तो आपको वही चीजें दिखेंगी जो आपके सामने आएंगी। अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड इन फोरेंसिक साइंस। यू कैन एक्सप्लोर द डिफरेंट डोमेन्स, डिफरेंट एरियाज इन फोरेंसिक साइंस। और ये स्कोप जिसमें एक्सप्लोर करके नई नई अपॉर्चुनिटीज को बनाने का, ये आपको सिर्फ फोरेंसिक साइंस देता है और कोई डोमेन नहीं देता। तो मैं यही कहूंगी, जहां तक स्कोप की बात है, जहां तक फोरेंसिक एक्सपर्ट की जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात है, हर एक एरिया उनके लिए अवेलेबल है। starting from the very basic area to very extreme area। सीसीटीवी एक कैमराज हैं, उनको एग्जामिन करना है। मोबाइल फोन किसी ने हैक कर लिया, उसको एग्जामिन करना है। करेंसी ठीक है या नहीं, उसको एग्जामिन करना है। एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, उनकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। एवरी एरिया नीड्स एक्सपर्ट, नीड्स फोरेंसिक एक्सपर्ट फॉर देयर सपोर्ट। So we have a multiple opportunities and scope in forensic science। तो कभी भी किसी के बहकावे में मत आएगा जो ये कहे कि फोरेंसिक में तो बहुत कम स्कोप है, जॉब्स नहीं है। आप अपनी जॉब खुद बनाते हैं, क्योंकि जितना वाइडर आप सोचेंगे उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगी। दैट्स द ओनली थिंग आई से एज अ टीचर। Ma'am, our last question. What next step should a student take after completing MSc in Forensic Science? देखिए, एमएससी करने के बाद में बच्चों के पास कई सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि भाई हमें तो पीएचडी ही करनी है। उस केस में बच्चे यूजीसी का एग्जाम देते हैं, जो कि नेट एग्जाम है, जीआरएफ है, या फिर वो सिर्फ पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं। आजकल तो यूजीसी में यू हैव ऑल द 3 कैटेगरीज ऑल टुगेदर, आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर आप यूजीसी का नेट एग्जाम दे रहे हैं, दैट मीन्स आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो उस केस में आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। आपने अपनी पीएचडी करी, आपने रिसर्च करी, आप प्रोजेक्ट्स के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा ये सोच रहा है कि उसने मास्टर्स करा है, अब उसको हायर एजुकेशन नहीं करना, अब तो उसको जॉब करनी है। अगर जॉब के बारे में बात करते हैं, मास्टर्स करने के बाद बच्चा क्या करना चाहता है, उस केस में उसके पास जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे मैं बात करूं फोरेंसिक साइंस लैब की, जहां पे हम जब भी फोरेंसिक साइंस कोई बच्चा ऑप्ट करता है, वो यही सोचता है कि भाई हम तो फोरेंसिक साइंस लैब में वर्क करेंगे। यू हैव अपॉर्चुनिटी। पर देखिए, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज में ये सब्जेक्टेड टू एक चीज रहती है कि जब उनको रिक्वायरमेंट होगी तभी वो पोस्ट निकालेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो मैंडेट हर महीने, हर 6 महीने, हर 1 साल में पोस्ट निकालेंगे। एट द टाइम ऑफ द रिक्वायरमेंट दे विल डेफिनेटली गोइंग टू पोस्ट। आप तब अप्लाई कर सकते हैं। जितनी भी सेंट्रल लैब्स हैं, हमारी करीब 6 से 8 सेंट्रल लैब्स हैं। वी हैव स्टेट लैब्स, एवरी स्टेट हैज इट्स इंडिविजुअल लैब। वी हैव रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब्स एज वेल। ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आईबी है, वी हैव सीएसपीबी, वी हैव पुलिस डिपार्टमेंट्स, वी हैव साइबर सेल यूनिट्स एज वेल। दीज आर ऑल्सो द डोमेन जहाँ पे बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक है, राइट, गवर्नमेंट कंपनीज है, फर्टिलाइजर कंपनीज है, गवर्नमेंट फार्मा कंपनीज है, गवर्नमेंट ड्रग कंपनीज है, क्वालिटी कंपनीज है। ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बच्चा गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग अलग डोमेन्स में अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स में। प्राइवेट में तो इट्स फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग। अगर हम बात करते हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशन की भी, चलिए हम साइबर को लेकर चलते हैं। कौन सी एमएनसी कंपनी नहीं है जो कि साइबर फोरेंसिक को हायर नहीं करते? दी ऑल हायर एक्सपर्ट। अगर आप ये सोचेंगे कि साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट के नाम से सर्च करेंगे, आपको शायद जॉब कम मिले। पर अगर आप ये देखेंगे कि फोरेंसिक साइंस का वर्क कौन करता है, देन यू विल गेट द डिफरेंट टर्म्स। फोरेंसिक एनालिस्ट, फ्रॉड एनालिस्ट, फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर्स, different names are there with the different companies and you can apply there itself। इंश्योरेंस कंपनीज है, क्वालिटी ऑडिट कंपनीज है, वी हैव अ फार्मा कंपनीज जो भी प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत सारी हैं, राइट। वी हैव अ डिफरेंट फर्टिलाइजर कंपनीज एज वेल, वी हैव अ डिफरेंट फूड टेक्नोलॉजी कंपनीज एज वेल। एवरीवेयर, इवन अगर मैं बात करती हूँ होटल्स की चेन है, इन होटल्स एज वेल देयर विल बी मल्टीपल in terms of the CCTV, in terms of the room, in terms of the quality issues, in terms of any kind of crime which happened there itself, they have their expert team जो उसमें इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, अकॉर्डिंगली भी रिपोर्ट सबमिट भी करते हैं। लीगल फर्म, एडवोकेट, वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं फॉर द थिंग। तो मैं कहूंगी, अगर आप एमएससी फोरेंसिक साइंस करते हैं, आपके पास हर वो ऑप्शन अवेलेबल है।
अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, आप अपनी पीएचडी करिए, पीएचडी में एनरोल करिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, टीचिंग, प्रोजेक्ट, रिसर्च एसोसिएट, कितनी सारी चीजें हैं जो आपकी आफ्टर मास्टर्स डिग्री हायर एजुकेशन के साथ लिंक्ड हो जाती हैं। अगर आपको हायर एजुकेशन में नहीं जाना है और आपको जॉब करनी है, तो जॉब में भी यहाँ पर मल्टीपल डोमेन्स टू अप्लाई फॉर। और अगर कभी लगे कि आपको और डिटेल्स चाहिए और जानना चाहते हैं कि भाई मास्टर्स तो कर लिए, आप कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें, प्लीज मेक श्योर यू कॉन्टेक्ट मी, आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। It doesn't matter whether a student of CTM IIT is approaching me, anyone can approach me and I is definitely going to guide them. I am available because I am a teacher और ये मेरा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि कोई भी बच्चा हो जो एक फोरेंसिक साइंस हो और अगर उसे कोई भी परेशानी है, कोई भी क्लैरिटी चाहिए, तो आई एम देयर टू हेल्प दैट स्टूडेंट आउट। Okay, Shani, and I guess you will be Yes, the ma'am. source for that. Yes, ma'am. Ma'am, I'll surely contact you for this. Absolutely, anytime, anytime. Yes, ma'am. Ma'am, thank you so much for giving your valuable time. If there's anything else you want to share or give final advice for our students, we'd love to hear that. Well, I will say only one thing कि फोरेंसिक साइंस को अगर ऑप्ट करना है, तो जब आपके मन में आए कि मुझे ये करना है कोर्स, आप तब ऑप्ट करिए। बिकॉज़ अल्टीमेटली आप ही वो की रहेंगे, कहते हैं ना एक की, एक सॉल्यूशन आप ही हैं, जो आपका इच्छा और आपकी पैशन की वजह से फोरेंसिक को आप एक कदम आगे बढ़ाएँगे, राइट? तो कोई और आपका करियर डिसाइड नहीं करेगा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पेरेंट्स नहीं करते, वो हमें हमेशा सही गाइडेंस देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए दूर की सोच के चलते हैं। वो ये देखते हैं कि हमारा बच्चा कब क्या काम करेगा। बट आप उनकी क्लैरिटी दे सकते हैं फोरेंसिक साइंस के बारे में कि आप इसको ऑप्ट क्यों करना चाहते हैं। अपने प्रोफेशन से प्यार करो, अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहिए, अपने प्रोफेशन के साथ अपग्रेड होते रहिए, क्योंकि स्टेगनेंसी जो होती है ना, वो चीज़ों को खराब करती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने अगर अपनी मास्टर्स फोरेंसिक साइंस 2005 में कंप्लीट करी, तो आपने सारी नॉलेज ले ली फोरेंसिक साइंस की, नहीं। आपकी अपनी स्ट्रीम में भी हर साल कुछ ना कुछ इनोवेशंस, कुछ ना कुछ रिसर्चेस हो रही हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू अपडेट योरसेल्फ। अपडेट जो चीज़ होती है ना बेटा, ये आपको चॉइसेबल बनाती है इस फील्ड में। आपको नए ऑप्शंस खोलती है आपके लिए। दे अनलॉक द न्यू गेट्स, न्यू होरिज़ोन्स फॉर यू, राइट? So it's very important that we keep on updating. हमें सोचते हैं न्यूज़पेपर्स पढ़ने से क्या ही हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूँगी ठीक है, आपके पास टाइम नहीं होगा, आजकल का यूथ थोड़ा हाईटेक है, वो कहते हैं हम तो मोबाइल फोन पे देख लेंगे। देन प्लीज डाउनलोड वन ऐप देयर, जिसमें कि आप अपने आप को आज के नए रिसर्चेस के बारे में भी अपडेट ले सकें और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी अपडेटेड रह सकें। यही मैं अपने एंड से कहूंगी कि आपका प्रोफेशन, अगर आप फोरेंसिक चूज कर रहे हैं, देन लव योर प्रोफेशन। अगर आप उस प्रोफेशन को प्यार करेंगे, तो आप उस प्रोफेशन को ग्रो करने के लिए हर एक मेहनत करेंगे। उसके लिए आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि वो आपको ग्रो करने में हेल्प करे। आपको जिसकी जब जरूरत पड़ेगी, आप अपने आप उस पर्सन को अप्रोच करेंगे। तो सेल्फ सफिशिएंट बनिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, बट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी मत लेके चलिए कि ये मेरे फोरेंसिक में करियर बनाएगा। आपका करियर आपके अपने हाथ में है। आप अपने आप को जितना ग्रूम करेंगे, आप उतना राइज करेंगे। दैट्स द ओनली थिंग आई विल से टू माय स्टूडेंट्स। Thank you so much, ma'am. It was really great doing this session with you. As a student, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है. And ma'am, आई एम रियली ग्लैड इफ इट and I'm sure कि अब लोगों को रियल साइड ऑफ फोरेंसिक साइंस के बारे में पता चलेगा. इतना मिथ जो फैला हुआ है यहाँ पे. ट्रू। मुझे ये लगता है कि फोरेंसिक एक्चुअली ना कॉन्सेप्शन के साथ इसलिए आता है क्योंकि लोग मिसगाइड बहुत करते हैं। लोग एक गलत चीज को मान लेते हैं और वही मानी हुई गलत चीज को दूसरों को भी समझाते हैं और दूसरों को भी उस चीज पे बिलीव करने के लिए मजबूर करते हैं। वो गलत है। हर पर्सन की फोरेंसिक की डेफिनेशन अपनी होती है, क्योंकि हर पर्सन में टैलेंट अपना होता है। तो फोरेंसिक में वो बच्चा किस चीज में एक्सेल करेगा, वो बच्चा खुद अपनी स्किल से डिफाइन करने दीजिए। आप मत बताइए कि आप इसमें अच्छे हैं। वो जिसमें अच्छा है, आप उसको सपोर्ट करिए कि वो उस फील्ड में एक्सेल करे। यही काम टीचर का होता है, डायरेक्शन देने की, यस मैम। राइट? मैम थैंक दैट्स यू, व्हाट वी डू। एंड काफ़ी Thank you अच्छा so सेशन much, था ma'am. मैम। Thank you so आपने much. सारे बच्चों के थैंक जो यू। क्वेश्चंस थे। इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू शानी, एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, आई विल से, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। एक बच्चे को अगर आप एक एक्सपर्ट के पास बिठा देंगे, एक प्रोफेसर के पास बिठा देंगे, उसके पास सबसे पहला एक हेजिटेशन ये होता है कि अगर मैं इससे एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, ये एक ओपिनियन बना लेगा, मुझे जज करेगा कि मुझे इतना भी नहीं आता।
ये एकजुट एक फियर होता है ना, ये फियर ही उस बच्चे को अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखने से रोकता है। वो ज़रिया बन रही हैं ईशानी, जिसमें कि बच्चे के लिए आप एक म्यूचुअल लिंक है, जो उस प्रोफ़ेसर तक पहुँचने में, उस प्रोफ़ेसर से वो इन्फॉर्मेशन निकलवाने में उसकी हेल्प कर रही हैं। दे आर डूइंग अ वन थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, और काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए बच्चों के। मैम आपका माइक क्लोज है मैम, आवाज़ नहीं आ रही आपकी मैम। यस मैम, ओके। थैंक यू मैम, काफ़ी लविंग सेशन था। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आप ठीक है? यस मैम, यस यस मैम मैम। अभी आई। So in future as well, if any time you require any of the discussion, any information from me, feel free to contact, यस right? मैम। मैम I'm there and always there for my students. यस मैम, थैंक यू। मैम थैंक यू सारे सो बच्चों मच के मैम। हमने मैम अपने श्योरली डाउट्स मैं क्लियर तो किए। कांटेक्ट करूंगी करियर गाइडेंस के लिए, बिकॉज बहुत कम लोग Anytime. मिलते हैं इसके लिए। यस मैम। मैं अच्छे से समझती हूँ because at the time when I have done my master's, कितनी बार ऐसा होता है कि आप अपनी इंटर्नशिप के लिए सोचते हैं कि आप कहाँ से करेंगे। आई बिलोंग फ्रॉम फिरोजाबाद, इट्स इन यूपी। तो आगरा मेरे लिए ज्यादा नियर बाय था एंड आई वेंट फॉर वन कॉन्फ्रेंस देयर। एंड उस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी टीचर ने बोला कि चलिए अब आप यहाँ आगरा आए हैं तो आप एफएसएल आगरा भी चलिए, देखिए, और श्रुति आपके लिए तो अच्छा रहेगा, एटलीस्ट आपको पता चलेगा यहाँ आसपास क्या है। दैट वॉज, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि हमेशा हर कोई ऐसा ही होता है एफएसएल आगरा में, पर कुछ लोग इतने ज्यादा डिमोटिवेटिंग थे उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, जिसकी वजह से हाफ ऑफ माई क्लास वो फीलिंग लाइक कि उन्होंने फोरेंसिक ऑप्ट ही क्यों किया। बट आई वॉज हैविंग ओनली वन थिंग इन माइंड कि अगर मेरे में कोई स्किल है, अगर मैं उस स्किल को ग्रूम करती हूँ, तो मेरी वो स्किल तो कोई चुरा नहीं सकता। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू ग्रूम माई सेल्फ। तो ऑन दैट नोट आई डिसाइडेड कि अब मुझे किसी से ये नहीं पूछना है कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप से पूछना है कि श्रुति व्हाट यू वांट टू डू एंड हैव अचीव्ड क्वाइट मच आई गेस। यस मैम। So that's what, just hear yourself, that's what I say. थैंक यू सो मच मैम। Always welcome, Ishani. All the very best. And feel free to call me if you want anything from my end. I will be there to help you out. थैंक यू यस मैम, मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। Thank you, Prakhar. Please take care, dear. Okay. ओके मैम, थैंक यू फॉर द ओके। सेशन। Bye bye. ओके मैम।